नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको पहले बहुत सी क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है मुगल वंश। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने सूर्यवंश को कंप्लीट पढ़ लिया था और सूर्यवंश से पहले हमने मुगल वंश जो शुरू किया था, उस मुगल वंश की हम आपको दो राजाओं की वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें आपका पहला राजा रहा था बाबर और दूसरा राजा रहा था हुमायूं। इन दोनों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल आपको दे चुके हैं और अब फिर से जो मुगल वंश की वीडियो आई है, इस मुगल वंश में हमारे 3 राजा रहते हैं। उन 3 राजाओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। जो आज की वीडियो है हमारी अकबर की रहेगी, उसके बाद अगली वीडियो हमारी जहांगीर की रहेगी और फिर उसके अगली वीडियो हमारी क्या रहेगी, उसके बाद औरंगजेब की, जो कि अंतिम राजा होगा मुगल वंश का। तो दोस्तों, अगर हम शासनकाल की बात कर ले तो 1526 से लेके 30 आपका बाबर का शासनकाल था और हुमायूं जो कि 1530 से 40 तक शासनकाल हुआ करता था। और ये दोनों के दोनों राजा हमने डिटेल से पढ़ लिए थे और आज की वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल दोस्तों 1540 से लेकर 1555 तक रहेगा। अकबर इस वंश का सबसे इम्पोर्टेंट राजा रहने वाला है, इसलिए हम इसकी हर एक डिटेल पढ़ने वाले हैं। लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हम अकबर से संबंधित, जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं या प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या आगे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकबर से संबंधित। चलिए दोस्तों, अकबर का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। अकबर का जो समय काल है वो 1556 से लेके 1605 तक रहने वाला है। 1556 में ये राजा बन गया था। अकबर किसका बेटा हुआ करता था दोस्तों? हुमायूं का। और हुमायूं किसका होता था? बाबर का। इसकी हमने सीरीज़ के लिए आपको एक ट्रिक याद करवाई थी। वो ट्रिक दोस्तों क्या होती थी? भाजशाह। दोस्तों, भाजशाह एक ट्रिक होती थी और भाजशाह से बी से आपका बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ और एच से भाजशाह, ए आएगा ना लास्ट में, तो ए से आपका औरंगजेब। तो ये आपकी ट्रिक हुआ करती थी। इस ट्रिक के माध्यम से हमने मुगल वंश के सभी राजा याद किए थे। चलिए दोस्तों, अकबर को कवर कर लेते हैं। अकबर का शासनकाल मुगलों में सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है और अकबर का शासनकाल हिंदुओं का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिंदुओं के प्रति ज़्यादा सद्भावना दिखाया करता था और हिंदुओं से ज़्यादा प्यार किया करता था। अकबर का शासनकाल हिंदुओं का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर जो है दोस्तों, वह सुलह एक कुल नीति का जन्मदाता माना जाता है। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट में। अमरकोट में राजा बिरसाल के महल में हुआ था और राजा बिरसाल एक हिंदू शासक हुआ करता था, मतलब हिंदू राजा हुआ करता था। इसलिए जो अकबर है वो हिंदुओं में ज़्यादा सद्भावना दिखाया करता था, हिंदुओं की और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा करता था। 1556 में हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु का फ़ायदा उठाकर हेमचंद विक्रम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि उस समय अकबर छोटा होता है और अकबर छोटा होने के कारण राजा नहीं बन पाता। इसलिए उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर 1556 में जैसे ही हुमायूं मर जाता है, हेमचंद विक्रम द्वितीय आता है और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। दोस्तों, जो हेमचंद्र विक्रम द्वितीय है उसका शॉर्ट नेम हेमू बोल देते हैं और हेमू जो है वो रेवाड़ी का शासक हुआ करता था और इसका कार्य क्या हुआ करता था? ये एक नमक व्यापारी हुआ करता था और हेमू जो है वो 14वें नंबर का विक्रमादित्य हुआ करता था। ये क्वेश्चन HSSC पूछ लेती है कि हेमू जो है वो कौन से नंबर का विक्रमादित्य होता था? वो 14वें नंबर का विक्रमादित्य होता था। और हेमू कहाँ का शासक होता था? रेवाड़ी का शासक होता था। उसका कार्य क्या था? वो एक नमक व्यापारी हुआ करता था। दोस्तों, बात आ जाती है पानीपत के दूसरे युद्ध की। हमने इससे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध भी पढ़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। जब मुगल वंश शुरू हुआ था तब की बात है दोस्तों। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है और मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है और मुगल वंश की स्थापना बाबर कर देते हैं पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कौन जीतता है? बाबर। हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा दोस्तों का है हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है।
दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में। और 1556 में जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ तब अकबर की जो उम्र होती थी वो मात्र 14 वर्ष हुआ करती थी। और अकबर का इस युद्ध में साथ किसने दिया था? बैरम खान ने। और बैरम खान ने ही किसका साथ दिया था? इसके अकबर के पिता हुमायूं का साथ दिया था। जब हुमायूं 1555 में दोबारा आक्रमण करता है सिकंदर शाह सूरी पर, तब भी बैरम खां इसकी सहायता करता है हुमायूं की। और हुमायूं के मरने के बाद बैरम खां को संरक्षक बना दिया गया था अकबर का, इसलिए अकबर के इस युद्ध में बैरम खां उसका साथ देता है। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध सिर्फ एक नाम मात्र का ही हुआ करता था, अकबर और हेमू के बीच हुआ, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। क्यों दोस्तों? क्योंकि अकबर तो मात्र 14 वर्ष का हुआ करता था, इसलिए अकबर इस युद्ध को अकेला नहीं हैंडल कर पाता था, इसलिए बैरम खां ने इसका युद्ध में नेतृत्व किया था। और बैरम खां की ही सारी प्लानिंग होती थी और इस युद्ध को बैरम खां ने ही जीतने के लिए साथ दिया था अकबर का। तो दोस्तों इस युद्ध में अकबर का साथ बैरम खान ने दिया और यह युद्ध सिर्फ नाम मात्र का ही हुआ करता था कि अकबर ने लड़ा है, परंतु वास्तव में यह युद्ध बैरम खां की वजह से ही जीता गया था। हेमू की इस युद्ध में हार हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर पानीपत का युद्ध पूछ ले तो 1556 में किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच। हेमू की हार हो जाती है, अकबर जीत जाता है। अगर हेमू का मकबरा पूछ ले दोस्तों, वैसे हेमू का मकबरा बनाया नहीं गया। हेमू एक हिंदू राजा हुआ करता था। और दोस्तों हिंदू धर्म में क्या होता है कि हिंदू धर्म में राजाओं की जो है लाशें हैं वो जला दी जाती थी, इसलिए हेमू को अग्नि दी गई थी, इसलिए हेमू का मकबरा पानीपत में स्थित है। वैसे इसका मकबरा बनाया नहीं गया। जो हमारे मुस्लिम राजा हुआ करते थे उनका मकबरा बनाया जाता था, क्योंकि उनमें दफनाया जाता था, लेकिन हिंदुओं में दफनाया नहीं जाता था, उसमें जलाया जाता था, इसलिए हेमू को पानीपत में ही जलाया था, इसलिए हेमू का मकबरा पानीपत में ही माना जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका दोस्तों, ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट करती है। आने वाले HSSC के CET या कोऑपरेटिव सोसाइटी या जितने भी एग्ज़ाम हमारे रहते हैं, पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, इन सभी एग्ज़ामों में किसी ना किसी एग्ज़ाम में या किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा 100% कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन होता था? तो वो होता था दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य। दोस्तों 1560 में पाटन नामक स्थान पर मुगलों ने बैरम खां की मृत्यु कर दी थी। और दोस्तों जब 1560 से लेकर 64 तक का समय है, इसमें अकबर जो है वो महामंगा का असर देखा गया था उसके जीवन पर, क्योंकि वो महामंगा के साथ रहने लगा था। क्योंकि अकबर की जो दाया माँ होती थी उसका नाम होता था महामंगा। अगर दाया माँ का नाम पूछ ले तो महामंगा होगा। बैरम खां की मृत्यु दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। बैरम खां की मृत्यु किसने कहाँ करी? मुगलों ने करी। कहाँ पे? पाटन में 1560 में। क्योंकि अब तक अकबर का जो संरक्षण बैरम खां बना था और अकबर की सारी देखरेख बैरम खां करता था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद 1560 से लेकर 64 तक दाया माँ ने इसकी देखरेख करी और दाया माँ के कारण ही इस पर दाया माँ का असर देखा गया था और उस दाया माँ का नाम होता था महामंगा। दोस्तों जो आपकी प्रथा होती थी पेटीकोट या आपकी घूंघट वाली प्रथा है वो महामंगा ने शुरू की थी, तो महामंगा को इस प्रथा का जन्मदाता कहा जाता है। महामंगा के बेटे आदम खां की मृत्यु अकबर ने कर दी थी, क्योंकि दोस्तों महामंगा जो है अकबर की देखरेख किया करती थी और महामंगा का बेटा होता था आदम खां। अकबर के मन में ये आ गया कि महामंगा का बेटा कहीं महामंगा इसको मेरा भाई ना मान ले और मेरे को अपना राज्य डिवाइड करके आधा राज्य इसको देना पड़ जाए, इसलिए अकबर ने उसको मरवा दिया था ताकि मेरे राज्य पर कोई फ़र्क ना पड़े, ना ही मुझे अपना राज्य डिवाइड करना पड़े। तो दोस्तों 1562 में अकबर ने आमेर पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का राजा भारमल हुआ करता था। और इस युद्ध में राजा भारमल अकबर के साथ संधि कर लेता है और अपनी बेटी हरका बाई और अपने मान सिंह दोस्त होता था जो उसका सेनापति होता था उसको अकबर के पास भेज देता है। दोस्तों अकबर जो है वो हरका बाई से शादी कर लेता है। दोस्तों उसके बाद 1562
62 में जो है अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, क्योंकि दास प्रथा अब तक चलती आ रही थी, अकबर ने ही दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो हिंदुओं के प्रति सद्भावना दिखाया करता था और हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट किया करता था, इसलिए 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर से टैक्स को समाप्त कर दिया था। कोई टैक्स नहीं देना होता था तीर्थ यात्रा करने के लिए। 1564 में अकबर ने जजिया कर बंद किया था। जजिया कर जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लाया गया था 712 ईस्वी में, जब मिडिवल इंडिया की शुरुआत हुई थी, तब मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लेकर आया था। दोस्तों ये अकबर इस जजिया कर को बंद तो कर देता है, लेकिन ये एक अनपढ़ राजा होता है। अनपढ़ राजा होने के कारण ये कोई बिना बिल पास किए इसको ऐसे ही अनाउंसमेंट करके बोल देता है कि आज से किसी को भी जजिया कर नहीं देना होगा। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर औरंगजेब जो है वो दोबारा से 1679 में जजिया कर शुरू कर देता है। लेकिन आगे चलकर जो मोहम्मद शाह रंगीला आएगा वो पक्का बिल पास करेगा, मतलब फरमान जारी करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा राजा होता था, और वो ये बोलेगा कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मुगल रहे या ना रहे, लेकिन आज के बाद जजिया कर नहीं रहेगा, और जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर देगा। दोस्तों अकबर जो है वो हज की यात्रा किया करता था। अकबर जो है वो शेख सलीम चिश्ती का समकालीन होता था। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका, समकालीन आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेने हैं, क्योंकि HSSC किसी ना किसी के समकालीन पूछ लेती है ज़रूर। तो अकबर का समकालीन कौन होता था? शेख सलीम चिश्ती। 1569 में अकबर के बेटे का जन्म होता है और जिसका नाम होता है सलीम। और वैसे तो दोस्तों इसका नाम सलीम प्यार में रखा गया था, क्योंकि अकबर का जो गुरु होता है वो सलीम के नाम से ही होता है उसका गुरु, इसलिए वो अपने गुरु के नाम पे ही अपने बेटे का नाम रख देता है सलीम। लेकिन उसका असलियत अगर नाम पूछे तो असली नाम होगा उसका जहांगीर। तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दुआओं से अकबर का बेटा पैदा हुआ था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। उसे प्यार से शेखू बाबू या शेखू बाबा कहकर पुकारा करते थे। वैसे वास्तव में इसका असली नाम होता था जहांगीर। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। जो आपका फतेहपुर सिकरी नामक जगह है, नामक नगर है, वो किसने बसाया था? अकबर ने। कब बसाया था? 1571 में। अपने बेटे की जन्म की खुशी में उसने बसाया था ये शहर। तथा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये भी दोस्तों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। दोस्तों गुजरात विजय के समय अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला था और पहली बार उसने समुद्र देखा था। ये दूसरे इंपॉर्टेंट समकालीन रहने वाले हैं अकबर के, HSSC के फेवरेट रहने वाले हैं दोस्तों। ये भी HSSC पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि संत सूरदास जो है वो किसके समकालीन होते थे, तो वो राजा अकबर के समकालीन हुआ करते थे। या ऐसे पूछ ले अकबर किसके समकालीन था? संत सूरदास। समकालीन दोस्तों होता क्या है, जब एक ही समय में दो व्यक्ति का शासन हो या दो व्यक्तियों का शासन आमना सामना हो, वो क्या कहलाता है? समकालीन। ठीक है ना दोस्तों। जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ है, वो हमारे हम उम्र है, हमारे हम उम्र होने के कारण की वजह से ही हमें ये बोल दिया जाएगा कि हमारा फ्रेंड हमारे समकालीन है, मतलब एक ही समय में हम दोनों इकट्ठे हुआ करते थे, तो ये समकालीन कहलाता है। संत सूरदास को हिंदी काव्य का महास्तंभ माना जाता है दोस्तों। संत सूरदास की आपने बहुत कविताएं भी पढ़ी होगी और NCERT में कई आपको लेखक के रूप में भी देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों संत सूरदास का जन्म हरियाणा में सिही नामक जगह जो कि फरीदाबाद में पड़ती है, वहाँ से माना जाता है दोस्तों। HSSC में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। संत सूरदास की जो रचना है उसका नाम होता है सूरसागर। ये भी HSSC, ये दोनों क्वेश्चन HSSC के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट होने के पूरे चांस हैं। जो संत सूरदास है उनका जन्म पूछ लेते हैं, सिही में हुआ था, सिही फरीदाबाद में पड़ता है। और संत सूरदास की रचना पूछ लेते हैं जो कि सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध है। संत सूरदास के गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। उनके गुरु का नाम होता था आचार्य वल्लभाचार्य और उनके जो दूसरे गुरु होते थे उनका नाम होता था संत हरिदास।
तो पहले गुरु दोस्तों इनके कौन कहलाएंगे? आचार्य वल्लभाचार्य। और दूसरे गुरु कौन कहलाएंगे? संत हरिदास। दोस्तों जो आचार्य वल्लभाचार्य है उनसे कब होती है इनकी भेंट? गऊ घाट के तालाब पर, जो कि आगरा में पड़ता है, यूपी में, वहाँ इनकी भेंट होती है। किससे? आचार्य वल्लभाचार्य से। किसकी? सूरदास की। और तभी से ये दोनों गुरु और शिष्य बन जाते हैं। और उसी वक्त जो आचार्य वल्लभाचार्य हैं सूरदास को अपना शिष्य घोषित करके इसको मथुरा के मंदिरों का जिम्मा सौंप देते हैं। और मथुरा के मंदिरों की जिम्मेवारी किसे दे देते हैं? सूरदास को। दोस्तों 1575 में ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। और 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने में हिंदुओं का प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि 1575 में इबादत खाने में हिंदुओं का जाना अलाउड नहीं होता था। लेकिन 1578 में वो हिंदुओं का प्रवेश भी शुरू कर देता है, मतलब हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है। सभी के सभी खलीफा जो होते हैं वो अकबर से नाराज़ होते थे। क्यों? क्योंकि जो खलीफा होते थे दोस्तों वो मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन अकबर जो है वो हिंदुओं से प्यार किया करता था और वो हिंदुओं की ओर ज़्यादा सद्भावना दिखाया करता था। इसलिए जो सभी खलीफा होते थे वो अकबर से नाराज़ हुआ करते थे। 1576 में एक हल्दी घाटी नामक युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी नामक युद्ध अकबर की तरफ से मान सिंह ने लड़ा। और किस किस के बीच हुआ? मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा प्रताप का फेवरेट जो घोड़ा होता है, जिसका नाम होता है घोड़ा चेतक, वो मारा जाता है। और महाराणा प्रताप ने जितने भी जीते प्रताप ने जीते जी कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप एक बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उन्होंने जीते जी कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, चाहे वो मुगलों या कोई अन्य राजा क्यों ना हो। दोस्तों इस युद्ध को मानसिंह ने लड़ा था अकबर की ओर से, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का फेवरेट घोड़ा होता है चेतक, वो मारा जाता है। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी थी। और जो मजहर अब तक चलता आ रहा है, जो कि हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते हैं अपनी मस्जिदों में, जिसका नाम है अल्लाहू अकबर। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। और दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला अगर प्रथम हिंदू शासक पूछ ले तो वो बीरबल हुआ करता था। बीरबल जो कि अकबर के शासनकाल में ही था और अकबर के दरबार में ही रहा करता था। और बीरबल ने ही सबसे पहले दीन इलाही को स्वीकार किया था। और बीरबल एक हिंदू शासक हुआ करता था। तुलादान और झरोखा दर्शन का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे और उस नवरत्न का ही एक हिस्सा हुआ करता था आपका बीरबल। दोस्तों अकबर के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे। और अगर हम उन नवरत्नों को डिस्कस करें तो 1 बाय 1 करके हम सभी नवरत्न को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको एक बात बोली है कि हम अकबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे सारे के सारे डिटेल से पढ़ेंगे। अकबर से संबंधित लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। दोस्तों हमारा कोई भी क्वेश्चन अकबर से संबंधित हो वो छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम इसके नवरत्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला जो नवरत्न होगा दोस्तों उसका नाम है बीरबल। और बीरबल के अगर बचपन का नाम पूछ ले आपसे तो महेश दास रहने वाला है। दोस्तों अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी। और अकबर को महान बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो बीरबल को ही दिया जाता है, क्योंकि अकबर को अगर महान बनाया था तो वो एक बीरबल ही था, जो कि उसके राज्य में कवि हुआ करता था। यूसुफजाई जाति का विद्रोह दबाते हुए बीरबल की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये यूसुफजाई जाति वही है दोस्तों जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, और फुटबॉल बनाने का काम किया करती है। ये जाति फुटबॉल बनाती है दोस्तों ये जाति। हरियाणा बीरबल का संबंध बुढ़िया गांव जो कि यमुनानगर में है वहाँ से मानती है। ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। HSSC डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि हरियाणा के किस शहर से या किस गांव से बीरबल का संबंध है, तो आपका गांव होगा बुढ़िया। और बुढ़िया गांव जो दोस्तों किस जिले में पड़ता है? यमुनानगर में। बीरबल का छत्ता, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन HSSC का फेवरेट, पता नहीं कितनी बार देखा जा चुका है क्वेश्चन, और आने वाले किसी भी HSSC के
किसी भी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 100% कि बीरबल का छत्ता कहाँ है, नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। और बीरबल का छत्ता दोस्तों, बीरबल का छत्ता आपका दो मतलब अगर आपको नारनौल महेंद्रगढ़ मिल जाए तो नारनौल महेंद्रगढ़ पे ट्रिक करिए ना। अगर बीरबल का छत्ता पूछ ले दोस्तों, अगर बीरबल का छत्ता पूछ ले तो नारनौल महेंद्रगढ़ रहने वाला है। अगर बीरबल का संबंध पूछ ले तो बुढ़िया गांव यमुनानगर में रहने वाला है। इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेना। अगर छत्ता पूछ ले, ये दोस्तों ये टाइपिंग एरर है, अगर ये छत्ता नहीं, ये संबंध है। अगर बीरबल का संबंध पूछ ले तो बीरबल का संबंध कहाँ से रहने वाला है, बुढ़िया गांव यमुनानगर से। और अगर इसका छत्ता पूछ ले तो नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। दूसरा इसका नवरत्न हुआ करता था दोस्तों। नवरत्न में से जो इसका पहला होता था नवरत्न वो बीरबल था। दूसरा कौन होता था, मुल्ला दो प्याजा। और इसका नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों रखा था, क्योंकि ये एक रसोइया हुआ करता था अकबर के दरबार में और इसका काम होता था सिर्फ खाना बनाना। और ये अकबर को खाने में 2 प्याज दिया करता था और इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया गया था। वैसे मुल्ला दो प्याजा का वास्तविक नाम हकीम हकाम हुआ करता था दोस्तों। तीसरा नवरत्न दोस्तों आपका कौन सा होता था, अबुल फजल। अबुल फजल ने एक अकबरनामा पुस्तक लिखी थी और अकबरनामा पुस्तक किससे संबंधित होती थी, अकबर से संबंधित होती थी। और अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा था क्योंकि उसमें अकबर से संबंधित पूरी डिटेल दी हुई थी। दोस्तों अबुल फजल को जहांगीर यानी सलीम ने वीर सिंह बुदेला के हाथों मरवा दिया था। जहांगीर अकबर का बेटा हुआ करता था दोस्तों और सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका, अकबर ने अपने गुरु के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा था सलीम, और जिसको शेखू बाबू भी कह दिया करते थे, और इस सलीम को ही जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अगला जो इसका नवरत्न है दोस्तों उसका नाम था टोडरमल। और टोडरमल जो है वो दरबार में भू राजस्व मंत्री हुआ करता था और इसे दहसाल प्रथा या किरोड़ी प्रथा का जन्मदाता कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में मुगलों के शासनकाल में जो भू राजस्व दर हुआ करती थी वो 1/3 हुआ करती थी। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका। ये भू राजस्व दर होती थी सूर्यवंश में भी इतनी हुआ करती थी, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी उसमें सूर्यवंश में हमने जिक्र किया था कि सूर्यवंश में जो शेरशाह सूरी ने भू राजस्व दर रखी थी वो 1/3 ही रखी थी, इसलिए मुगल वंश में भी ये 1/3 सेम एज इट इज ही रहने वाली थी। अगला जो दोस्तों इसका नवरत्न रहने वाला है उसका नाम होगा तानसेन। दोस्तों तानसेन जो है उसका संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अकबर का नवरत्न है तानसेन, उसका किस स्थान से संबंध है, तो वो रहेगा ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और यह एक संगीतकार हुआ करता था दरबार में। इसकी रचना होती थी दोस्तों मियाँ की ठोडी और मियाँ की मल्हार, ये दोनों नामक रचना इसकी प्रमुख रहेगी दोस्तों, किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को मिल सकती है। और अगर तानसेन के बचपन का नाम पूछ ले तो इसका बचपन का नाम होता था राम तेनु पांडे। नेक्स्ट दोस्तों इसका नवरत्न होता था मानसिंह। और मानसिंह दोस्तों ये वही है जिसे ये युद्ध लड़ने के लिए भेजता है महाराणा प्रताप के साथ। और हल्दी घाटी का युद्ध इस मानसिंह ने ही लड़ा था अकबर की ओर से 1576 में। तो दोस्तों ये मानसिंह वही है जिसने अकबर की ओर से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और इसके अपोजिट में थे महाराणा प्रताप। अगला जो आपका नवरत्न रहेगा दोस्तों वो फैजी नामक रहेगा। फैजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, इसका सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है जो कि अकबर का नवरत्न कहलाता था। इससे अगला था दोस्तों फ़कीर अजीउद्दीन, और ये भी नवरत्न हुआ करता था राजा अकबर के दरबार का। इससे अगला दोस्तों नवरत्न रहने वाला है आपका जो कि अंतिम नवरत्न रहने वाला है अकबर के दरबार का, अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का बेटा होता था दोस्तों। और बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से भी शादी कर ली थी। और बाबरनामा का जो तुर्की भाषा से फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खाना ने करवाया था। और फ़ारसी भाषा में अनुवाद होने के बाद बाबरनामा पुस्तक को तुजा के बाबरी नाम से जाने लगा था।
ये अब्दुल रहीम खान खाना वही है दोस्तों जिसने बाबर की पुस्तक होती थी बाबरनामा, उस पुस्तक को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और फारसी भाषा में बाबरनामा पुस्तक को क्या कहा जाने लगा था? तुजक बाबरी। और अब्दुल रहीम खान खाना किसका बेटा होता था? बैरम खां का। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने किससे शादी कर ली थी? सलीमा बेगम से। दोस्तों अकबर के दरबार में बैजू बावरा नामक एक संगीतकार भी होता था। और अकबर एक ऐसा राजा था जो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार किया करता था, क्योंकि वो हिंदुओं के सभी रूल फॉलो किया करता था, सभी त्यौहार मनाया करता था। अकबर जो होता था वो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा सद्भावना दिखाया करता था, इसलिए सभी हिंदू जो है वो अकबर से खुश रहा करते थे और सभी खलीफा जो है वो अकबर से नाराज़ रहा करते थे। तथा अपने प्रियजनों की मृत्यु पर सिर मुंडवा लिया करता था, जो कि सारे काम हिंदुओं में होते हैं। और अकबर की पत्नी का नाम हरका बाई होता है। दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसा कि टीवीओ में दिखाते हैं कि भाई जो सीरियल नहीं आया था आपका जोधा अकबर, वो सिर्फ एक जोधा अकबर नाम था सीरियल का, उसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। कभी आप सोचो कि जोधा जो है वो अकबर की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। अकबर की अगर वास्तविक पत्नी पूछ ले या किसी वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो उसकी असली वाइफ होती थी हरका बाई। और जो जोधा होती थी वो जोधा इसके बेटे जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। मतलब जोधा अकबर को इकट्ठा पढ़ के आपने ये नहीं बोलना कि जोधा अकबर की पत्नी होती थी, नहीं, अकबर की पत्नी होती थी हरका बाई और जो जोधा होती थी वो अकबर के बेटे की पत्नी होती थी, जो कि जहांगीर की पत्नी मानी जाएगी। अकबर ने स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा जमीन दान की थी। जो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में बना हुआ है, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उस गोल्डन टेम्पल के लिए 500 बीघा जमीन अकबर ने दान की थी। अकबर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी दोस्तों, जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में हम डिटेल से पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध होता था 1601 में, जो कि आसिरगढ़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध मीर बहादुर के साथ लड़ा गया था। तो आसिरगढ़ को दक्षिण का फाटक भी कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण के फाटक के नाम से आसिरगढ़ को जाना जाता है। आसिरगढ़ का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें अकबर ने स्वयं खुद का नेतृत्व किया था, मतलब किसी और को साथ नहीं लेके गया था, खुद अकबर खुद ये युद्ध लड़ने के लिए गया था। अकबर के जीवन का अंतिम समय बहुत दुखदायी होता था दोस्तों। अकबर ने एक बार अपनी राजधानी आगरा को बनाया था 1585 ईस्वी में, और इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर ली थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और अकबर का अगर मकबरा पूछ ले तो आगरा के सिकंदर नामक स्थान पर जहांगीर ने बनवाया था। दोस्तों जो आपका बाबर होता था, बाबर की इच्छा होती थी कि भाई उसके मरने के बाद उसको काबुल में दफना दिया जाए, लेकिन बाबर की ये इच्छा उसका बेटा हुमायूं पूरी नहीं कर पाता, इसलिए आगे चलकर बाबर का पोता लगेगा अकबर, जो कि हुमायूं का बेटा था, वो आगे चलकर बाबर की इस इच्छा को पूरी करता है। अकबर जो है अपने दादा बाबर को आगरा के रामबाग से निकलवाकर काबुल में दफनवाता है। तो दोस्तों ये तो था आपका कंप्लीट टॉपिक अकबर से संबंधित, और इससे आगे हमारी जो अगली वीडियो आएगी हम उस वीडियो में कंप्लीट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अकबर से अगले राजा जहांगीर के बारे में, जो कि किसका बेटा होता था? अकबर का बेटा जहांगीर होता था, जिसका कंप्लीट टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाई है, मुगल वंश से संबंधित जितने भी राजा होते थे सभी राजाओं की कंप्लीट डिटेल आपको दी है। हमने लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए अपने वीडियो में। जितने भी प्रीवियस ईयर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सभी के सभी हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। यदि आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सभी वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी, इसलिए आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट PDF में से तैयारी कर सकते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, या उसको अटेंड करने से पहले आप पहले कुछ दिनों में हमारी PDF फाइलों से
पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें फालतू की चीज़ें ना डालकर सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट डाले हुए हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।